हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम पेबैक पीरियड मेथड्स के कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। पिछले के वीडियो में पेबैक पीरियड मेथड्स की एक्सप्लेनेशन, डिटेल थ्योरी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को हमने डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम पेबैक पीरियड मेथड से कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। Example 1. A project costs rupees 1 lakh and yields an annual cash inflow of rupees 20,000 for 8 years. तो यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें हमने 1 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की है और जो हमें एनुअल कैश इनफ्लो हुआ वो हुआ 20,000 फॉर 8 ईयर्स। 8 ईयर्स में जो हमें अर्निंग्स हुई है एनुअल कैश इनफ्लो की वो हुई है 20,000। तो कैलकुलेट इट्स पेबैक पीरियड मेथड। तो इस एग्जांपल में हमें पेबैक पीरियड निकालना है। तो पेबैक पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें कि हमें जो इन्वेस्टमेंट हमने की होती है उस इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है हमने कितने टाइम के अंदर अपने प्रोजेक्ट में रिकवर कर लिया है। तो यहाँ पर हम पेबैक पीरियड का मेथड अप्लाई करेंगे। पेबैक पीरियड इज इक्वल टू इनिशियल आउटले ऑफ द प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। तो यहाँ पे हम इनिशियल आउटले ऑफ द प्रोजेक्ट हमारी जो इन्वेस्टमेंट हुई थी वो वैल्यू रखेंगे ₹1 लाख और डिवाइड करेंगे एनुअल कैश इनफ्लो से। तो जो कि एनुअल कैश इनफ्लो हुआ हमें वो हुआ 20,000 का। डिवाइड करने पे हमारा जो आंसर आया 5 ईयर्स का आया। तो जो हम 5 ईयर्स जो है वो हमारा पेबैक पीरियड मेथड है और ये 5 ईयर्स रिप्रेजेंट करता है कि जो हमने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की उस इन्वेस्टमेंट को हमने इस प्रोजेक्ट में 5 ईयर्स के अंदर लगे हमें उस इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने की। तो ये था हमारा आंसर, पेबैक पीरियड इज इक्वल टू 5 ईयर्स। Next question is students, example number 2. Determine the payback period for a project which requires a cash outlay of rupees 10,000 and generates cash inflows of rupees 2,000, rupees 4,000, rupees 3,000 and rupees 2,000 in the first, second, third and the fourth year respectively. Calculate its payback period. तो स्टूडेंट्स इस एग्जांपल में जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट हो रखी है ₹10,000 की और जो हमें एनुअल कैश इनफ्लो हो रहा है उस प्रोजेक्ट में वो हो रहा है 2,000, 4,000, 3,000 एंड 2,000 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड द फोर्थ ईयर रेस्पेक्टिवली। तो सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल कैश आउटले जो कि है हमारी इन्वेस्टमेंट ₹10,000 की। उसके बाद जो भी हमारी कैश इनफ्लोज हैं हम उनका टोटल करेंगे। टोटल कैश इनफ्लो फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स। तो आप 3 साल का हमने 10,000 तक कैलकुलेट करना है। तो 2,000, 4,000, 3,000। तो पहले 3 साल का जो हमारा कैश इनफ्लो हुआ वो हुआ 9,000, जबकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो है 10,000 की। अप टू द थर्ड ईयर द टोटल कॉस्ट इज़ नॉट रिकवर्ड। तो 3 साल तक अगर हम देखें कि हमारी जो कैश इनफ्लो है उसमें हमारा जो 10,000 है वो रिकवर नहीं हो रहा है फुली। But the total cash inflow for the 4 years are 9,000 plus 2,000 is equal to rupees 11,000। लेकिन अगर हम 4 years का कैश इनफ्लो ऐड करते हैं तो वो हमें जो टोटल कैश इनफ्लो हो रहा है वो हो रहा है ₹11,000 का, जबकि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो है ₹10,000 की, जो कि दैट इज़ ₹1,000 मोर देन द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। यहाँ पे जो हमारा कैश इनफ्लो है वो है 11,000 का और जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो है ₹10,000 की। स्टूडेंट्स इस एग्जांपल से हमें इतना सॉल्व करने के बाद ये मान सकते हैं कि जो हमारा पेबैक पीरियड है वो बिटवीन 3 एंड 4 ईयर्स के बीच में हो सकता है, क्योंकि 3 साल तक तो हमारी 9,000 जो अमाउंट है वो रिकवर हो रही है कैश इनफ्लोज में। सो द पेबैक पीरियड इज समवेयर बिटवीन 3 एंड 4 ईयर। तो मान लेते हैं कि जो हमारी एनुअल कैश इनफ्लो हो रही है वो इवनली हो रही है। 10,000 हमारी इन्वेस्टमेंट है तो मानते हैं कि चलो कि हमारे ये जो कैश इनफ्लो है वो इवनली हो रही है, यानी कि 2,000 करके मान लेते हैं इसे। एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर ₹1,000 विल बी 1,000 डिवाइडेड बाई 2,000 मल्टीप्लाई बाई 12। आंसर आएगा आपका 6 मंथ्स। सो हैंस द पेबैक पीरियड इज 3 ईयर्स एंड 6 मंथ्स। यहाँ पर कैश इनफ्लोज अगर इवनली का मतलब है कि जो भी हमें कैश इनफ्लो हो रहा है वो सेम अमाउंट का हो रहा है हर साल।
तो यहाँ पर जैसे कि हमारी इन्वेस्टमेंट ₹10,000 की थी, तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि हमारी जो कैश इनफ्लोज है वो इवनली हो रही है। तो 10,000 को रिकवर करते हुए हमने हर साल अज्यूम किया कि 2000 हमें हर साल कैश इनफ्लोज हो रहा है, बट एक्चुअल में हमें जो कैश इनफ्लो हो रहा है वो 2000, 4000, 3000, 2000 इस तरह से हो रहा है। बट हमने ये अज्यूम किया कि हमारा जो कैश इनफ्लो है वो इवनली हो रहा है। Next is students example number 3. A project costs ₹5 lakh and yields annually a profit of ₹80,000 after depreciation at the rate of 12% per annum but before tax of 50%. Calculate the payback period. स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है वो है ₹5 lakhs की, और जो हमें एनुअली प्रॉफिट हो रहा है वो है ₹80,000, जो कि आफ्टर डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 12% पर एनम है, लेकिन बिफोर टैक्स ऑफ 50% है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे कैलकुलेट करना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना होगा एनुअल कैश इनफ्लो। तो एनुअल कैश इनफ्लो होता है हमारा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्सेस। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन दे रखा है बट बिफोर टैक्स दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे कैलकुलेट करना, किस तरह से एनुअल कैश इनफ्लो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हमें दे रखा है उसकी जो वैल्यू है वो है 80,000। तो ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, लेकिन इस पर डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास है 80,000। तो टैक्स हम डिडक्ट कर देंगे इसका, क्योंकि अभी इस 80,000 पे कोई टैक्स नहीं है, तो इसका 50% हम कैलकुलेट करेंगे, लेस टैक्स एट द रेट ऑफ 50%। तो ये 50% किसका लेंगे हम? 80,000 का। तो 80,000 का 50% हमने लिया, जो कि आया 40,000। डिडक्ट करेंगे हम इसे, तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ₹40,000। एड बैक डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 12% ऑन ₹5 लाख। तो डेप्रिसिएशन जो होता है इन्वेस्टमेंट पे लगता है, हमारी एसेट की वैल्यू पे लगता है। तो यहाँ पे 5 लाख हमारा जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट है, उस पर 12% हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जो कि आता है 60,000। यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन ऐड कर रहे हैं, तो टोटल वैल्यू प्लस करके हमारे पास एनुअल कैश फ्लो निकल कर आता है ₹1 लाख, जो कि है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स और एनुअल कैश इनफ्लो। ये आया हमारे पास ₹1 लाख का। अब पेबैक पीरियड मेथड का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। तो यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो है ₹5 लाख, डिवाइड करेंगे एनुअल कैश इनफ्लो से, जो कि हमने कैलकुलेट किया ₹1 लाख। डिवाइड करने के बाद हमारा जो आंसर आता है 5 years। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 4। देयर आर 2 projects X and Y. Each project requires an investment of ₹20,000. You are required to rank these projects according to the payback method from the following information. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं X एंड Y, और दोनों ही प्रोजेक्ट्स में जो हमारी इन्वेस्टमेंट लग रही है ₹20,000 ईच लग रही है। मींस X में भी 20,000 लग रही हैं और Y प्रोजेक्ट में भी 20,000 लग रहे हैं। तो यहाँ पे हमें अपने प्रोजेक्ट्स को रैंक करना है अकॉर्डिंग टू द पेबैक पीरियड मेथड। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें जो वैल्यूज़ गिवन है वो है नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पे हमें कैश इनफ्लो से रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पे पहला कॉलम है ईयर्स का, सेकंड है प्रोजेक्ट एक्स, थर्ड है प्रोजेक्ट वाई। तो यहाँ पे 5 years के हमें कैश एनुअल कैश इनफ्लोज दे रखे हैं। तो प्रोजेक्ट ए में फर्स्ट ईयर लग रहा है 1,000, 2,000, 4,000, 5,000, 8,000। एंड प्रोजेक्ट वाई में लग रहा है 2,000, 4,000, 6,000, 8,000। और 5th ईयर यहाँ पे कोई भी कैश इनफ्लो नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस एग्जांपल को। द पेबैक पीरियड फॉर द प्रोजेक्ट एक्स इज़ 5 years एस। तो यहाँ पे हमारे जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं उन दोनों की इन्वेस्टमेंट जो है वो ₹20,000 ईच है। तो यहाँ पे जो भी हमारे नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट एक्स की हैं 5 years की, वो सारे हम ऐड अप करेंगे। द पेबैक पीरियड फॉर द प्रोजेक्ट एक्स इज़ 5 years एस। हम ऐड करेंगे 1,000, 2,000, 4,000, 5,000, 8,000। तो ये सारी वैल्यू जो आती है इक्वल टू 20 आती है। इट मीन्स कि एक्स प्रोजेक्ट के लिए 20,000 जो है हमारे 5 साल में रिकवर हो जाते हैं। अब प्रोजेक्ट वाई की तरफ देखते हैं।
वाइल द पेबैक पीरियड फॉर प्रोजेक्ट वाई इज़ 4 years एस। तो प्रोजेक्ट वाई का 4 years किस तरह से हो रहा है? तो यहाँ पे प्रोजेक्ट वाई की जो वैल्यूज़ है नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स, हम उसे ऐड अप करेंगे 2000, 4000, 6000, 8000। ये सब ऐड अप करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है ₹20,000। तो प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई की कैश इनफ्लोज को ऐडअप करने के बाद हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट हमारी प्रोजेक्ट एक्स और वाई पे 20,000 की लगी, तो प्रोजेक्ट एक्स में 20,000 को रिकवर करने में हमारे 5 years लग गए, जबकि प्रोजेक्ट वाई को की जो वैल्यू है 20,000 इन्वेस्टमेंट, उसको रिकवर करने में हमारे 4 years लग गए। तो इस तरह से हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा प्रोजेक्ट ऑप्ट करना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट रैंक फर्स्ट करना चाहिए या प्रेफर करना चाहिए। तो प्रेफर हम वही प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें कि कम समय में हमें टोटल इन्वेस्टमेंट जो है रिकवर हो जाती है। तो प्रोजेक्ट वाई में हमारे सिर्फ 4 years लगे और 20,000 हमारे रिकवर हो गए, जबकि प्रोजेक्ट एक्स में हमारे 5 years लग रहे हैं 20,000 को रिकवर करने में। सो हमारा जो आंसर है, हैंस प्रोजेक्ट वाई शुड बी प्रेफर्ड और रैंक्ड फर्स्ट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। और भी किसी नए टॉपिक पे आप वीडियो सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।